Example number 18. In a manufacturing unit, overhead was recovered at a predetermined rate of ₹50 per man day. जो ओवरहेड की रेट है वो पहले से अपन को डिटरमाइन करके दे रखी है, यानी एस्टिमेटेड है ये ₹50 पर मैन डे, यानी एक व्यक्ति पर ₹50 का कॉस्ट आ रही है अपनी, है ना, फैक्ट्री में काम करवाने का. The total factory overhead expenses incurred and the man days actually worked were 79 lakh and 1.5 lakh days respectively. जो वास्तव में खर्चा हुआ वो कितना हुआ है? अरे क्वेश्चन पे ध्यान दो ना. जो वास्तव में खर्चा हुआ वो 79 लाख का तो हुआ है, और जो डेज वर्क हुए हैं वो 1.50 लाख डेज का वर्क हुआ है. आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड 30,000 वर सोल्ड. और इस ड्यूरेशन में हमने 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी, उसमें से 30,000 की यूनिट्स अपन ने सेल कर दी है. ऑन एनालाइजिंग द रीज़न इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट. एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 60% की जो अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, यानी जो ऊपर के खर्चे दे रखे, इसका 60% तो क्या है? ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग. हमारी प्लानिंग सही नहीं थी, डिफेक्टिव थी, इस वजह से वो लॉस हुआ अपन को. और बाकी जो बच्चे थे वो अपन को हमारी ओवरहेड की कॉस्ट को इंक्रीज करके करना, अपन को जो पर यूनिट अपन कॉस्ट निकालेंगे उसको बढ़ाना है. हाउ वुड अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. हमें किस तरह से इसको ट्रीट करना है? तो सबसे पहले तो अपन इसकी रेट निकालेंगे. भाई एस्टिमेटेड रेट तो अपन को दे रखी है ₹50 मैन पर डे, लेकिन अपन को वास्तविक रेट है वो क्या है, उसके हिसाब से अपन को निकालना है. तो अच्छा, रेट पर मैन डे दे रखी है अपन को ₹50 पर मैन डे. एक आदमी की ₹50 की रेट है, एक आदमी एक दिन काम करता है. तो अब अपन एक्चुअल जो खर्चा होगा वो कितना होगा? तो 1.5 लाख घंटे काम हुआ है ना. 1.5 लाख घंटे के हिसाब से ₹50 अगर अपन निकालते हैं तो 75 लाख का खर्चा आता है, जबकि एक्चुअल में कितना हो रहा है? 79 लाख. तो अंडर है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है ये? फिर अपन ने एस्टिमेट जो रेट करेगी वो ₹50 के हिसाब से कर रखी थी, और उसके हिसाब से एक्चुअल अपन निकाल रहे तो 75 लाख का खर्चा उससे आ रहा है, और जबकि 79 लाख रुपए हमारे हुए थे. तो अंडर रिकवरी हो रहा है. 1.5 लाख दिन काम हुए, और एक दिन की प्रति व्यक्ति जो मजदूरी लग रही है वो ₹50 लग रही है. तो 1.5 लाख इंटू 50, तो 75 लाख रुपए का हमारा एक्चुअल हो रहा है, जबकि अपन ने वो रिकवरी ओवरहेड आ रहा है. और जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 79 लाख हुआ जो दे रखा अपन को. तो इसका मतलब हमने जो एब्जॉर्ब किया था वो अंडर हो गया. कितने का अंडर होगा? वो 4 लाख रुपए का होगा. अब इसमें क्वेश्चन में जो लाइन लिखी थी कि 60% जो है वो तो क्या है? डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से है ना, और बाकी का 40% जो बचेगा वो ओवरहेड्स की रेट को इंक्रीज करके करना है. तो डिफेक्टिव प्लानिंग जो देखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा डिफेक्टिव प्लानिंग 4 लाख जो है, 4 लाख क्या है? ये अंडर रिकवरी है. इसका 60% जो कि होता है 2.40 लाख, 2,40,000 रुपये, ये तो हो गया डिफेक्टिव प्लानिंग का पार्ट. और बाकी का इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा. 4 लाख का 40%, 1.60 लाख. इस रेट से इस वैल्यू से हमारी रेट इंक्रीज हो जाएगी. अब नीचे देखो ट्रीटमेंट जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो देखो, इसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन. तो पहला पॉइंट है जो 2,40,000 की अंडर रिकवरी हुई है, 2,40,000 क्या है? 60% है. उसको तो अपन क्या करेंगे? डिफेक्टिव प्लानिंग है. बीइंग एन एबनॉर्मल फीचर शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. अगर एबनॉर्मल नेचर का कोई भी खर्चा होता तो उसको जिस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा उसका नाम है कॉस्टिंग P&L अकाउंट, है ना, क्योंकि एबनॉर्मल नेचर का, लापरवाही की वजह से हुआ ही. और बाकी का नॉर्मल कॉजेज हैं, यानी उसको हम रोक नहीं सकते थे, इस वजह से वो डिफेक्टिव है. तो वो जो 1.60 लाख जाएगा उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. अंडर रिकवरी ऑफ 1.60 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन ओवरहेड रेट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इन द रेशियो ऑफ 3:1. अब ये 3:1 का रेशियो क्या है? 3:1 का रेशियो कहाँ से आया? 6/4. वो तो 3:2 ही होता ना.
एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इन द रेशियो ऑफ 3:1। सेल्स और इसका क्या रेशियो आ रहा है? हाँ ये आ रहा ना 40,000 यूनिट्स अपन ने टोटल प्रोड्यूस करी, 30,000 सेल कर दी, तो बाकी अनसोल्ड कितनी बची? 10,000 बची। तो अपन उस रेशियो में 30,000 तो सेल करी जो 30,000 और 10,000 जो बच गई वो अनसोल्ड स्टॉक, उस रेशियो में अपन बांटेंगे इसको सेल्स और अनसोल्ड के रेशियो में। तो सेल्स 30,000 और अनसोल्ड जो बचा वो 10,000 है, तो उसका रेशियो आ रहा 3:1। जिसमें उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज करनी है ना, तो जो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा उसी के अकॉर्डिंग तो कॉस्ट बढ़ेगी। अपन कॉस्ट को कहाँ बढ़ाते हैं? लास्ट जो स्टॉक बचता है उससे उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं अपन, तो वही यहाँ करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होगी हमारी वो कितनी आ जाएगी? सेल्स का हिसाब से तो सेल्स के रेशियो में चला जाएगा, और जो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा उसका रेशियो अनसोल्ड स्टॉक में बांट देंगे अपन। यानी 1,60,000 जो है उसको 3:1 में बांटना है, तो 3/4 और 1/4 करेंगे। तो 1.20 लाख से तो हमारी सेल्स इंक्रीज करनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो माल बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट को बढ़ाना है, और बाकी का जो अनसोल्ड स्टॉक बचा है उसमें भी अपन 40,000 से बढ़ा देंगे। तो ये इस तरह से हमारी रेट बढ़ जाएगी, एक तरह से टोटल जो ओवरहेड आएगा वो इंक्रीज हो जाएंगे, सेल्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो उससे हमारी जब पर यूनिट रेट अगर निकालेंगे अपन तो पर यूनिट रेट बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ जाएगी। ये जो होता है नॉर्मल एक्सपेंसेज होते हैं, नॉर्मल या अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसको अपन कॉस्ट बढ़ा के करते हैं, और एबनॉर्मल नेचर का होता है तो उसको हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल नेचर का केवल 60% था, बोला था ना उसमें 40% नॉर्मल ही इसका मतलब, तो 60% को तो अपन ने कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे, और बाकी का जो 40% बचेगा उसको कॉस्ट से इंक्रीज कर देंगे अपन। 19 देखो एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 19। द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेज ऑफ ए फैक्ट्री आर 4,50,608 रुपये। एक फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड दे रखे अपन को 4,50,608। टेकिंग इन टू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन एट 1.25 पर हावर। जो ये अपन ने रिकवरी करी है, यानी एब्जॉर्ब ओवरहेड की रेट जो दे रखी है वो 1.25 पर घंटे की दे रखी है। द एक्चुअल हावर्स वर्कड वर 293,104। टोटल घंटे कितने काम हुए हैं? 2,93,104 घंटे काम हुआ है। तो अपन इसके हिसाब से इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, 293,104 इंटू 1.25 है ना। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? ओवरहेड रिकवर की रेट आ जाएगी कि भाई इतना अपन ने ओवरहेड रिकवर किया है, 1.25 की रेट है और टोटल इतने घंटे काम हुआ है। फिर इनको कंपेयर कर लेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। ऊपर एक्चुअल कॉस्ट दे रही 4,50,608, जिससे पता चल जाएगा अंडर एब्जॉर्ब हुआ है या ओवर एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, देखो 4,50,608 ये है एक तो अमाउंट, और इसको आप कंपेयर करना 2,93,104 इंटू 1.25 करो, कितना होता है? 293,104 इंटू 1.25, 366,380। इतना तो अपन ने रिकवर एब्जॉर्ब किया है, और जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना आ रहा है? 450,608। इसका मतलब अंडर हुआ है कि ओवर हुआ है? अपन ने एस्टिमेट 366 करा, हाँ कम हुआ है, यानी कि ये अंडर एब्जॉर्ब होगा। अंडर एब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं और इसको अनएब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये खर्चे अभी तक एब्जॉर्ब्ड नहीं हुए, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटे नहीं है। ये अपन ने एस्टिमेट किया था वो कम लगाया था, जबकि एक्चुअल में हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो ये अंडर एब्जॉर्ब हो गया। अपन ने कम निकाला तो अंडर हो जाएगा, हाँ वो ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब की कंडीशन है। फिर आगे लिखा, हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट बिसाइड 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ विद 7,000 वर्ड सोल्ड। टोटल 7,800 प्रोड्यूस करी, उसमें 7,000 बिक गई, तो कितनी अनसोल्ड बच गई? 800 हो गई। अगर अपन को नॉर्मल नेचर की कॉस्ट निकालनी है, नॉर्मल नेचर का अंडर एब्जॉर्ब हुआ, तो उसको अपन इस रेशियो में बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक के रेशियो में, 7 और 0.8 है ना, 7:0.8 का रेशियो बनेगा, क्योंकि 7,000 और 800 रुपये। फिर आगे लिखा, देयर वर 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस, और 200 यूनिट्स अभी भी क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस भी चल रही है, तो ये भी अनसोल्ड स्टॉक का ही पार्ट है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड द अदर 50% वॉज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। मतलब ऊपर का जो 50% बोला है वो तो नॉर्मल है, यानी कॉस्ट इंक्रीज करेगा वो,
और बाकी का जो 50% है वो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से, मतलब लापरवाही की वजह से हुआ। तो ये इनएफिशिएंसी का मतलब एबनॉर्मल नेचर का है, असामान्य प्रकृति का ये अनएब्जॉर्ब हो रहा है। तो असामान्य होगा तो कॉस्टिंग P&L में चार्ज करना है, और जो ऊपर नॉर्मल 50% है यानी आधा तो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L में, और आधा अपन को कॉस्ट को बढ़ा के करना है। तो अंडर एब्जॉर्ब अपन ने निकाले 84 to 28 आया है ना। अंडर एब्जॉर्ब हमारे खर्चे आ रहे हैं 84,228 आ रहा है। अब इसमें से 50% करना अपन को, क्योंकि 50% तो एबनॉर्मल होगा और 50% नॉर्मल माना जाएगा। तो आउट ऑफ द टोटल अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 84 to 28, 50% वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। इसका 50% तो अपन को कॉस्ट को इंक्रीज करना है, मतलब नॉर्मल होगा वही कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो इसका 50% आ रहा है 42,114 रुपये। शुड देयरफॉर बी चार्ज टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट क्या होती है? अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जैसे अपने आ रहे नॉर्मल वाले 42,114 रुपये, और यूनिट्स हमने टोटल कितनी प्रोड्यूस करी, 7,800 तो प्रोड्यूस करी थी, 200 अभी भी कहाँ चल रही है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो टोटल यूनिट्स हम कितनी प्रोड्यूस करेंगे, 8,000 है ना। अपन सप्लीमेंट्री रेट उसमें भी निकाल सकते थे पीछे वाले में। तो इसका मतलब इसकी रेट जो निकालेंगे पर यूनिट रेट जो आएगी वो हमारी 42,114 में 8,000 यूनिट्स का डिवाइड कर दो, टोटल हमारी इस रेट से रेट लगेगी, मतलब जो रेट लगेगी हमारी वो सप्लीमेंट्री रेट मानी जाएगी, पूरक दर जिसको बोलते हैं। तो 42,114 अंडर एब्जॉर्ब्ड है नॉर्मल वाले, और 8,000 यूनिट्स अगर हम टोटल बनाते हैं तो एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना बढ़ेगा, 5.264 रुपीज़ पैसा बढ़ जाएगा। एक यूनिट बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा हमारा इतने से। अपन से क्वेश्चन बोला क्या था वैसे, 50% को ऐसे नहीं बांटेंगे क्या? इसमें बांटा था, इसमें बांट सकते हैं वैसा वो भी कर सकते हैं अपन, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम वो प्रोसीजर यहाँ पर भी अपना सकते हैं अपन। 50% को तो आप सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और अनसोल्ड में बांट दो, और बाकी का 50% कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर दो। तो इसने कॉस्टिंग P&L वाला तो बताया ही नहीं, वो लाइन लिखनी थी अपन को। अगर इसमें अपन ट्रीटमेंट बतलाना चाहें तो 50% जो वही होगा 42,114 रुपये, ये तो कहाँ चार्ज होगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज होगा। और बाकी का जो 50% बचेगा उसको अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया उस तरीके से भी कर सकते हैं, और सप्लीमेंट रेट निकाल के बता सकते हैं कि इतनी रेट बढ़ जाएगी। उसमें अपन ने दोनों अलग अलग निकाल दिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स को और अनसोल्ड स्टॉक को अलग अलग निकाला था। अगर उसके अपन रेट पर यूनिट निकाले तब भी निकाल सकते हैं। पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में कैसे निकलेगी रेट पर यूनिट, जैसे हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 1,60,000, 1,60,000 ही तो बचा था। 40% जो निकाला है वो 1,60,000 में आप डिवाइड कर दो डायरेक्टली, यूनिट्स जितनी अपने प्रोड्यूस करी है, टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी 40,000, तो 1,60,000 में आप 40,000 का डिवाइड कर दो, 4 रुपये। हाँ, तो 4 रुपये पर यूनिट अपनी रेट बढ़ जाएगी, उसको सप्लीमेंट्री रेट बोलेंगे अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 20, 20वां देखो। सेवरल ईयर्स एगो a company set up the following direct labor cost rate to absorb factory overhead। इसने लिखा बजटरी फैक्ट्री ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल कैपेसिटी। टोटल 1,47,200 तो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड आ रही नॉर्मल कैपेसिटी से, और 80,000 रुपये हमारा डायरेक्ट लेबर लग रहा है नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये 184% इसका रेशियो निकाल के इन्होंने बता रखा ओवरहेड और लेबर का। सिंस द रेट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट लेबर हार्डली रेट्स हैव इंक्रीज बाय 15%। उसके बाद जो हमारी रेट है वो लेबर की वो कितनी बढ़ गई, 15% से बढ़ गई है। सिंस नो चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। द कंपनीज अकाउंटेंट हैज़ कंटिन्यूड टू एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड एट द ओरिजिनल रेट, और जो कंपनी का अकाउंटेंट था उसने ओरिजिनल जो रेट थे उसी से फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करता रहा वो। ड्यूरिंग द ईयर 2012 कॉस्ट वर recorded as follows: डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 92,000, फैक्ट्री ओवरहेड 147,200। यानी फैक्ट्री ओवरहेड तो चेंज हुआ ही नहीं, वही आ रहा था ना क्वेश्चन, ये लाइन लिखी थी कि फैक्ट्री ओवरहेड तो चेंज नहीं हुई लेकिन लेबर हमारी चेंज हो गई, 15% से लेबर इंक्रीज हुई है। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर शोज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसको इस तरह से बांट रखा है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है यानी कि काम जो अभी बाकी है उस पर जो लेबर लगी कुछ भी नहीं लगी एक तरह से। सेकेंड, फिनिश गुड्स जो इन्वेंट्री की पड़ी उस पर 30,000 की लेबर लगी है, और
जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उस पर 62,000 की हमारी लेबर लगी। इस तरह से ये टोटल 92,000 की कॉस्ट बता रखी है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फर्स्ट डिटरमाइन द अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 13। आपको वर्ष 2013 का अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कितने हुए वो बताना है एक तो। सेकेंड, पास एन एंट्री यू थिंक नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ द बैलेंस इन द ओवरहेड अकाउंट। एक आपसे एंट्री पूछी कि अगर आपको ज़रूरत लगती है तो डिस्पोज करने के लिए जो ओवरहेड अकाउंट उसको बंद करने के लिए क्या एंट्री बनेगी। पहली तो शायद होगी बराबर ही, ना तो अंडर है ना ओवर है। वैसे ये टॉपिक अपन एक चैप्टर आएगा अपना लेजर कंट्रोल अकाउंट्स, इसमें आगे एक चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती, कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट उसमें पढ़ेंगे अपन, लेबर कंट्रोल अकाउंट्स, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स, ये सारे वहाँ पर अपन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये 14 वाला नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। इसमें ये पूरी डिटेल में है। वैसे इन्होंने जो एंट्री कर रखी है वो एंट्री एक बार देख लो। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल और टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। हाँ तो एंट्री कॉस्टिंग में बहुत कम होती है, अपन केवल कॉस्ट स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स तो मैथ एक तरह से। इसमें 22,080 और 7,200 14,880 दे रखा है। एक बार कैलकुलेटर देना। अपन को देखो बजटेड ओवरहेड जो रेट अपन को दे रखी थी 184% दे रखा था ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, क्योंकि अपन को फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा था 1,47,200 और डिवाइड बाय उसमें फैक्ट्री ओवरहेड अपन को बता रखा था कितना था 80,000 का, तो उसका जो रेशियो निकाला था वो 184% आया था, है ना। तो ओवरहेड इनकर्ड ओवरहेड जैसे हमारे 1,47,200 ये हो रहा था, तो उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड में तो कोई चेंज आया ही नहीं, अपने चेंज केवल लेबर में आया है ना। तो लेबर में आप 92,000 जो आ रहा है इसका भी आप 184% कर लो, तो ये होना चाहिए था 169,280 का। ये होना कितना चाहिए था 169,280 का होना चाहिए था, जबकि हुआ कितना 92,000 का ही हुआ एक तरह से, सॉरी 184%। नहीं किसका निकाला आपने 80 का 92,000 का लेबर का। तो फैक्ट्री ओवरहेड में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, केवल चेंज किस में आ रहा है लेबर में आ रहा है। तो अपने लेबर जो 92,000 अपन को बता रखी है उसका 184% करो, तो यानी वो होनी है। ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई जो पिछले कुछ सालों से फैक्ट्री के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फैक्ट्री ने इसकी रेट निकाल रखी है, तो जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन ने मना कर दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन लेबर कॉस्ट हमारी बढ़ी है ना, तो हमने एब्जॉर्ब जो कर रखी वो 92,000 कर रखी थी, लेकिन एक्चुअल में उसका 92,000 का 184% होनी चाहिए थी जिस हिसाब से लेबर बढ़नी चाहिए, तो वो आ रहा 169,280 का। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड तो 147 के ही हैं, और हमने लेबर को अगर उस रेट के हिसाब से चले तो कितनी आएगी, ओवरहेड एब्जॉर्ब होना चाहिए था 169,280 का, तो 147,200 और 169,280 का कंपैरिजन करना अपन को, तो 22,080 रुपये का डिफरेंस आएगा। 147,200 माइनस करेंगे तो 22,080 रुपये। ये 22,080 रुपये क्या है, ओवर है या अंडर है? ओवर हुए, है ना, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया अपन ने। तो 22,080 का अब अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बच रहा है अपने पास? फिनिश गुड तो 62,000 30,000 और 62,000 इसके रेशियो में बांट दो, 30 और 62 में 30-62 के रेशियो में इसको बांट दो, तो इंटू 30, हाँ 30-62 का रेशियो ही तो होगा, 30 और 62 के रेशियो में बांट दो। 22,080 हाँ तो 7,200 आ जाएगा 30 का, तो और बाकी का बचेगा डिफरेंस जो बचेगा वो 14,880 बच जाएगा।
तो फैक्ट्री ओवरहेड जो टोटल एक्सपेंसेस थे 22,080, इसको अपन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओवर हो गया तो इसको दोनों में बांटना अपन को, किस किस में, फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। वो अपन ने किया। 92,000 अपन ने एस्टिमेटेड करे हुए हैं, एक्चुअल है 2012 की चीज़ें दे रखी है, अपन को 2013 का निकालना है। 2012 का है, मतलब एस्टिमेटेड है। हाँ 2012 का एक्चुअल है, अपन को 2013 का करना है। क्वेश्चन में लिखा ना 2012 में अपन रिकॉर्ड की थी ये कॉस्ट, तो ये एक्चुअल कॉस्ट है। और अपन को 2013 का एस्टिमेट करना है। तो उस हिसाब से अपन चलेंगे तो लेबर में जो इंक्रीमेंट आया है वो 184% का आना चाहिए, उतना एब्जॉर्ब करेंगे अपन। तब तो और हो जाएगा ना ये तो अपन। हाँ तो ओवर एब्जॉर्ब ही है, ओवर एब्जॉर्ब को फिर फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको माइनस करके 1,47,200 को माइनस करके। हाँ 1,47,200 माइनस 169 जो इसका आ रहा है 92,000 का 84%, 184%। ओवर एब्जॉर्ब से ओवर इंक्रीज माइनस करेंगे। चलिए माइनस क्यों करें इसमें 1,47,200? डिफरेंस देखना ना अपन को, अंडर या ओवर कैसे निकलेगा, तो उसमें तो कुछ चेंज आया ही नहीं अपना। भाई उसका रेशियो जो हमेशा ये 184% का चलना चाहिए अपना, जो फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है और लेबर का जो रेशियो आया उसका 184% होना चाहिए। मतलब जितनी लेबर लग रही है उसका 184% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग फॉर्मूला है उसका मतलब क्या है कि ऊपर अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा और डिवाइड में लेबर कॉस्ट लिखी है अपन ने, लेबर एक्सपेंसेस, इसका मतलब लेबर का 184% करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आना चाहिए, है ना। तो वही अपन आगे कर रहे हैं, 92,000 की लेबर लग रही है तो उसका फैक्ट्री ओवरहेड, निकाला जो हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ वो लेबर के बेसिस पे निकाला अपन ने, निकाला फैक्ट्री ओवरहेड निकाला। क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया था कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का इतना, लेबर का इतना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड लगता है, वो 184% आ रहा था। तो अपन यहाँ पर भी जो लेबर लगी थी 2012 में उसी का अपन 184% करें तो उससे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए वो आ जाएंगे। तो हमने 169 समथिंग का फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया है, और जबकि एक्चुअल में हमारे 147,200 ही लगा, तो ओवर हो रहा है। ओवर को अपन क्लोजिंग जो स्टॉक है और उसमें और कॉस्ट ऑफ सेल्स में बांट देंगे। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में। अब आगे के टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर लेना, जो मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए थे वैसे? 7th नहीं आया तो ठीक है, 7th से आगे मैं करवा दूंगा। कितने क्वेश्चन हैं अब? और सर एक सेकंड के अंदर ना लेबर आ रही है, 3 तो निकाल दिए। ठीक है, लेबर आ रही है। सर मुझे फर्स्ट के अंदर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट बेसिस नहीं आ रहा, 830। क्या बात कर दी है, तो क्या इतनी छोटी चीज़ नहीं आई। सर आई नहीं, मैंने ट्राई करी, 2 आंसर आ रहे हैं मैंने इसमें ये 7 नहीं होता आगे मैं उसने कर रखा है, एक बार उससे देख लेना। नहीं लाया? ठीक। बाकी के अब क्वेश्चंस कल से स्टार्ट करेंगे इसके, ठीक है ना।